नमस्कार साथियों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सभी का एनडीसी क्लासेस के इस निःशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं स्वस्थ और मस्त होंगे। और जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो वन्य जीव संरक्षण से संबंधित चल रहा है, जिसके अंदर हमने पिछली क्लास के अंदर जो हमने जो टॉपिक लिया था, राष्ट्रीय उद्यान एवं बाघ परियोजना, जो अपने टाइगर रिजर्व है, उनको कंप्लीटली समझ लिया था कि हमने कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं राजस्थान के अंदर। तो 3 राष्ट्रीय उद्यान है। अगर बात करें बाघ परियोजना के अंदर कितने उद्यान मतलब अभ्यारण्य आते हैं, तो 5 उद्यान है। ठीक है, तो टाइगर रिजर्व 5 है और राष्ट्रीय उद्यान 3 है। वो अपनी बात हो गई, कोई कंप्लीट बात हो गई। आज हम बात करेंगे वन्य जीव अभ्यारण्य। कुछ बुक के अंदर मिलता है कि 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, कुछ में 27 मिलता है, लेकिन हम अपने कंप्लीट करेंगे 27 वन्य जीव अभ्यारण्य जो मिलते हैं पूरे के पूरे, वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज जो है वन्य जीव अभ्यारण्य है। वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर टाइगर रिजर्व के अंदर कौन कौन से आते हैं वो मैंने बताया था कि टाइगर रिजर्व के अंदर कौन कौन से अभ्यारण्य आते हैं, वो पूरा कंप्लीट बताया था मैंने। और इसके अलावा बात करेंगे जो कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान क्या इंपॉर्टेंट है, कौन से वन्य जीव इनके अंदर रहते हैं, कौन कौन से ऐसे पर्यटन स्थल है जो इंपॉर्टेंट है, और जो वन्य जीव जो नदियां जो उद्गम होती है, नदियां बहती है, उनके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा करेंगे। तो वो कहीं कहीं ना कहीं क्वेश्चन उठता है जो मुख्य रूप से अपने जो रीट का जो है उसके अंदर। ठीक है, बाकी आपको पता है फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पूरा शेड्यूल जो जियोग्राफी का है वो पूरा हो चुका है। तो अगर नहीं देखा है तो पूरा देख लेना, पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनी हुई है। आपको पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के अंदर क्या है। सिलेबस अगर आपको पता होगा तो वो आपको पूरी जानकारी रहेगी कि जियोग्राफी के अंदर कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से हमें टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से छोड़ने हैं। वो मैंने वैसे तो क्लास के अंदर साथ साथ में बता दिया है कि ये टॉपिक अपना फर्स्ट ग्रेड के अंदर लगता है और ये सेकंड ग्रेड के अंदर लगता है। फिर भी आपको सिलेबस का ज्ञान तो होना ही चाहिए, चाहे आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड चाहे थर्ड ग्रेड की किसी की तैयारी कर रहे हो, लेकिन आपको सिलेबस का ज्ञान होगा। यानी कि सिलेबस का ज्ञान मतलब ये होता है कि आधी जंग जीतना। अगर हमें सिलेबस का पता है तो हम आधी जंग वहीं जीत जाते हैं। अगर हमें सिलेबस का ज्ञान नहीं होगा तो हमें वहां पर कठिनाई महसूस होगी, क्योंकि हमें ये पता ही नहीं होता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि हमें छोड़ना क्या है। छोड़नी वो चीजें हैं जो हमारे सिलेबस में नहीं लगती। जो सिलेबस में नहीं लगती तो वो हमारे एग्जाम के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो वन्य जीव अभ्यारण्य से संबंधित आज चर्चा करेंगे। सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि सर वन्य जीव अभ्यारण्य तो याद कैसे होंगे। याद होंगे, अगर आपने राजस्थान का मैप पढ़ा है तो याद बिल्कुल होंगे। कहाँ पर हैं और कहाँ पर नहीं है ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपको बता देता हूँ कि वन्य जीव अभ्यारण्य है मुख्य रूप से पाए जाते हैं तो अपने पर अरावली के पूर्वी साइड में पाए जाते हैं। यानी कि पूर्वी राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप देखें तो पश्चिमी राजस्थान के अंदर भी पाए जाते हैं, लेकिन कम। जैसे अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान हो जाएगा और एक ताल छापर अभ्यारण्य ये भी हो जाएगा। तो वो कहीं ना कहीं एक दो ही देखने को मिलेंगे, ज्यादा देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं कि राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य। राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है? वन्य जीव अभ्यारण्य का मतलब ये है कि वन्य जीवों को संरक्षित करना, एक प्रकार से क्या करना, वन्य जीवों को संरक्षित करना। अब संरक्षित किया जाता है, उनको सुरक्षित किया जाता है, एक प्रकार से उन पर प्रतिबंध लगाया जाता है कि किसी भी प्रकार का शिकार नहीं किया जा सके। हम यानी कि शिकार नहीं करोगे तो वन्य जीवों का क्या हो जाएगा, अपने आप में संरक्षण हो जाएगा। उन्हीं के अंतर्गत वन्य जीव अभ्यारण्य बनाए गए हैं। यानी कि यहाँ पर आपको जाने की मनाही है और यहाँ पर आप नहीं जा सकते, किसी भी प्रकार का क्या नहीं कर सकते, शिकार जानवरों का, वन्य जीवों का नहीं कर सकते। यानी कि जो वन के अंदर रहते हैं उनका शिकार नहीं कर सकते। तो सबसे पहले अपना इंपॉर्टेंट हो जाता है राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या हो जाता है? राष्ट्रीय मरु उद्यान। मरु से पता चल रहा है कि मरुस्थल के अंदर है। मरु से पता चल रहा है कहाँ पे, मरुस्थल के अंदर है। इंपॉर्टेंट कर लेना, इंपॉर्टेंट है कि जैसलमेर एवं बाड़मेर के अंदर है। कहाँ है? जैसलमेर एवं बाड़मेर में ये विस्तृत है, फैला हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछा जा सकता है कि कहाँ पे फैला हुआ है। तो जैसलमेर एवं बाड़मेर में फैला हुआ है। कुल क्षेत्रफल की बात की जाए तो कुल क्षेत्रफल है इसका 3162 यानी 3162 वर्ग किलोमीटर। स्थापना कब हुई थी ये पूछा जाए तो 1980 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। कब स्थापना की गई थी? 1980 के अंदर। अगर एग्जैक्ट डेट पूछ ली जाए तो 4 अगस्त 1980, 4 अगस्त 1980 को इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट है उनकी हमें डेट याद रखनी पड़ेगी कि अभ्यारण्य के रूप में इनको दर्जा कब दिया गया। आगे राज्य पशु चिंकारा। राज्य पशु चिंकारा, चिंकारा भी इंपॉर्टेंट है। वह राज्य पक्षी गोडाउन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। देखो, राज्य पशु और राज्य पक्षी कौन से अभ्यारण्य में निवास करते हैं, कौन से अभ्यारण्य में विचरण करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि अपना राष्ट्रीय मरु उद्यान है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया। ये भी ध्यान रखना कि राष्ट्रीय जरूर लिखा है लेकिन राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत नहीं आता है। प्रस्तावित जरूर है लेकिन इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा नहीं दिया गया। ये बात भी ध्यान रखने योग्य है हमें। ठीक है, क्या है? राज्य पशु चिंकारा व राज्य पक्षी गोडाउन के लिए प्रसिद्ध है। फिर आकल वुड फॉसिल्स
पार्क, आकलवुड फॉसिल पार्क है यहाँ पर, जो एक आकल गांव है वो इसी अभयारण्य के अंदर यानी कि इसी उद्यान के अंदर है। यहाँ पे 18 करोड़ वर्ष पुराने, 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। कितने? 25 फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं। ये भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं, ध्यान रखना। 18 करोड़ वर्ष पुराने, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में क्योंकि क्वेश्चन उठता है यहाँ पे। तो अकल वुड फॉसिल्स 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉसिल्स क्या है प्राप्त हुए हैं, 25 वुड फॉसिल्स प्राप्त हुए हैं, ये भी ध्यान रखना है। ओके, कोई दिक्कत समस्या बताओ? एक चीज है, ये राष्ट्रीय मृदान जैसलमेर वार्ड में पाया जाता है। 73,3162 वर्ग किलोमीटर, स्थापना 4 अगस्त 1980, चिंकारा गोडाउन के लिए प्रसिद्ध आकलवुड फॉसिल्स पार्क, जहां पर 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉसिल्स प्राप्त होते हैं। गोडाउन की शरण स्थली है यहाँ पे, ये भी ध्यान रखना। क्या चीज है ये देखो, गोडाउन की शरण स्थली भी कहते हैं इसको। किसको किसको कहते हैं? राष्ट्रीय मृदान को। लाठी सीरीज भी यहीं पाई जाती है। कौन सी? लाठी सीरीज, जो मीठे पानी, जो मीठे पानी की सीरीज है, आपको पता है, मैंने करवाया है, वो आपको पता होना चाहिए। इतना ही ध्यान रखना कि यहाँ पे लाठी सीरीज इसी अभ्यारण्य में मिलती है हमें। अगर इसके अलावा बात करें, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत भी यहीं से हुई है। बस्टर्ड की शुरुआत भी कहां से हुई है? यहीं से हुई है। अगर पूछ लिया है कब हुई, तो कब हुई? तो 5 जून 2013 से इसको शुरुआत की गई है, 5 जून 2013 से। ठीक है, यानी प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत संचालित कब से है? 5 जून 2013 से। कहां से है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान से है। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर बात की जाए, एक जो सांप पाए जाते हैं, सांप है पीवड़ा सांप, भी यहीं पाया जाता है। पीवड़ा सांप, घासें भी यहीं पे पाई जाती है। कौन कौन सी? सेवण व दामन घास, सेवण व दामन घास, जो दुधारू पशुओं के लिए क्या है? उपयोगी है। ठीक है, अगर बात करें आकल वुड फॉसिल्स पार्क है, ये 18 करोड़ वर्ष पुराने 25 वुड फॉसिल्स पाए जाते हैं। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? जीवाश्म उद्यान भी इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जीवाश्म उद्यान भी इसको कहा जाता है। तो जीवाश्म उद्यान किसको कहा जाता है? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान को कहा जाता है। ठीक है, इस मतलब जीवाश्म उद्यान कहा जा सकता है, तो इस कारण इसको और क्या कहा जा सकता है? प्राचीन जीवाश्मों की शरण स्थली भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राचीन जीवाश्मों की शरण स्थली भी इसको कहते हैं। प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली, संरक्षण स्थली भी इसको कहा जाता है। ये बात भी हमें ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में। ठीक है, जैसलमेर मेवाड़ में क्षेत्रफल हो गया, स्थापना हो गई, चिंकारा गोडाउन हो गया, आकलवुड फॉसिल्स पार्क हो गया, गोडाउन की शरणस्थली लाठी सीरीज है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, पीवड़ा सांप है, सेवण है, दामन घास है, जीवाश्म उद्यान है, प्राचीन जीवाश्मों की संरक्षण स्थली भी यहीं पर है। तो ये हमें बात ध्यान रखनी है। आगे देखो, आगे क्या है? आगे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य है कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। इंपॉर्टेंट कर लेना, कहां कहां पे राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य विस्तृत है? तो कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर में विस्तृत है। यह 3 राज्यों में विस्तृत है। 3 राज्यों में, 3 राज्य कौन कौन से हैं? 3 राज्य मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के अंदर। ये अपने आप में हो जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा इसके अंदर टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर इसकी स्थापना की बात की जाए, यानी कि अभ्यारण्य का दर्जा कब दिया गया, तो 7 दिसंबर 1979 को, 1979 को इसको अभ्यारण्य का दर्जा दिया गया। एकमात्र नदी अभ्यारण्य, क्या है? एकमात्र नदी अभ्यारण्य है। कहा जाता है कि देश का भी एकमात्र नदी अभ्यारण्य यही है। कौन सा? राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य। आपको पता है चंबल नदी इसी से गुजरती है, तो चंबल के नाम पर यही है। क्या है? चंबल के नाम पर है, तो चंबल के नाम पर ही है, तो नदी अभ्यारण्य होगा। और देश का भी एकमात्र नदी अभ्यारण्य इसी को बोला जाता है। घड़ियालों का संसार कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? घड़ियालों का संसार। घड़ियाल किसको कहते हैं? जो मगरमच्छ है उनको घड़ियाल कहते हैं, और घड़ियालों का संसार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, फिर है गांगेसूस। गांगेसूस व उदबिलाव, गांगेसूस और उदबिलाव नामक स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। गांगेसूस है जो नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन भी जिसको कहते हैं। ठीक है, गंगा डॉल्फिन।
नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन, इसको कहते हैं गांगेसुस, वो यहीं पाया जाता है। ठीक है। अगर बात की जाए, आपको पता है घड़ियालों का संसार है, गांगेसुस है, नेत्रहीन गंगा डॉल्फिन है, उदबिलाव नामक स्तनधारी जीव पाए जाते हैं। यानी कि सारे के सारे क्या है, जलीय जीव ही है। ये जलीय जीव क्यों है, क्यों चंबल नदी में, चंबल नदी, जो चंबल नदी के नाम पर क्या है, अभयारण्य है, यानी कि चंबल नदी अभयारण्य है। इस कारण से क्या हो सकता है, इसको और दूसरा नाम क्या कहा जा सकता है, इसको कह सकते हैं जलीय जीवों की प्रजनन स्थली। जलीय जीवों की प्रजनन स्थली, प्रजनन स्थली भी इसको कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है, आपको पता होना चाहिए। आपको मतलब इसके नाम में या आंसर मिल जाएगा आपका, किसके नाम में, इसी राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य के नाम ही इसका आंसर मिल जाएगा। इसके अलावा इसको कहा जाता है ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्या कहा जा सकता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट। क्यों कहा जा सकता है, क्यों, घाटियां हैं, घाटियां हैं, बहुत बड़ी घाटियां, चंबल नदी बहती है तो इस कारण घाटियों में से होकर ही तो बहती है, तो बड़ी बड़ी घाटियां हैं। घाटियां क्यों हैं, क्योंकि एक तरफ क्या है, अरावली है, और एक तरफ है विंध्याचल। तो इसमें जो बीच में अपनी क्या है, बह रही है, नदी बह रही है, चंबल नदी बह रही है, तो चंबल नदी बह रही है तो ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट, यानी कि अरावली और विंध्याचल को क्या कर रही है, ये अलग कर रही है। इस कारण से इसको क्या कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट भी कहा जा सकता है। कोई दिक्कत समस्या इसके अंदर बताओ, बिल्कुल नहीं होगी। चलें आगे, आगे देखो, ये हो गया अपना कंप्लीट। आगे सरिस्का अभयारण्य, सरिस एक तो है सरिस्का अभयारण्य और एक है सरिस्का ए अभयारण्य, दो नाम पढ़ते हैं हमने। तो सरिस्का अभयारण्य और सरिस्का ए अभयारण्य, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है। कहां पर है ये, कहाँ फैला हुआ है, तो अलवर, कोटपुतली, बहरोड और जयपुर ग्रामीण, यानी कि 3 जिलों के अंदर फैला हुआ है। तो इंपॉर्टेंट कर लेना अपने आप में, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 जिले हैं जो नए मिल रहे हैं हमें, कोटपुतली बहरोड और जयपुर ग्रामीण मिल रहे हैं। ठीक है। अगर देखो, स्थापना है 1 नवंबर 1955 को, इसको क्या दी गई, जो अभयारण्य का दर्जा दिया गया। बाघ परियोजना में कब शामिल किया गया, तो 1978 में पढ़ाया था मैंने अभी। यहाँ पर सर्वाधिक लंगूर, बंदर व हरे कबूतर पाए जाते हैं, और हरे कबूतरों को कहा जाता है हरियल पक्षी। क्या कहा जा सकता है, हरियल पक्षी, या फिर हारिल पक्षी, हारिल पक्षी भी कहा जा सकता है। ठीक है। हरियल पक्षी या फिर हारिल पक्षी भी कहा जा सकता है। अगर बात करें, यहाँ पर आरटीडीसी का होटल है टाइगर डेन, आरटीडीसी का होटल है कौन सा, टाइगर डेन होटल भी यहाँ पर पाया जाता है। ओके, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक बताओ। कोटपुतली, बहरोड, अलवर और जयपुर ग्रामीण में पाया जाता है। स्थापना 1 नवंबर 1955, बाघ परियोजना में शामिल 1978 के अंदर। और सर्वाधिक लंगूर, बंदर व हरे कबूतर पाए जाते हैं, जिनको हरे कबूतरों को क्या कहा जाता है, तो हरे कबूतर को हरियल पक्षी या फिर हारिल पक्षी कहा जाता है। ठीक है। एक काली घाटी है यहाँ पर, काली घाटी में सर्वाधिक मोर पाए जाते हैं। यहाँ पे क्या, काली घाटी, काली घाटी में सर्वाधिक मोर, मोर पाए जाते हैं। तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक चीज और है कि विश्व की सबसे छोटी बिल्ली कहाँ पाई जाती है, तो इसी अभयारण्य में पाई जाती है। विश्व की सबसे छोटी बिल्ली, विश्व की सबसे छोटी बिल्ली, सबसे छोटी बिल्ली तो यहीं पाई जाती है। इस अभयारण्य में जो किले पाए जाते हैं, भानगढ़ किला, भानगढ़ किला, बाला किला, और कौन सा रहेगा, कांकनबाड़ी का किला, कांकनबाड़ी का किला। तो ये किले भी यहीं पर, यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके अलावा जो मंदिर पाए जाते हैं, पांडुपोल मंदिर, पांडुपोल मंदिर कहाँ पाए जाते हैं, यहीं पाए जाते हैं। पांडुपोल मंदिर हो गया, इसके अलावा नीलकंठ महादेव मंदिर हो गया, नीलकंठ महादेव मंदिर, भरतरी मंदिर, भरतरी मंदिर, भरतरी मंदिर जो किसका है, भरतरी मंदिर को कहा जाता है कनफटे, जो साधु है ना, कनफटे साधुओं की शरण स्थली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कनफटे नाथों की शरण स्थली, कनफटे नाथों की शरण स्थली, कनफटे नाथों की शरण स्थली भी किसको कहा जाता है, भरतरी मंदिर को कहा जाता है, जो भरतरी मंदिर कहाँ है, सरिस्का अभयारण्य के अंदर है। अगर बात करें, एक मंदिर और है ताल वृक्ष मंदिर, ताल वृक्ष मंदिर क्या है,
क्यों है प्रसिद्ध? प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि ये क्या है, ये है मांडव्य ऋषि की तपोस्थली। मांडव्य ऋषि की तपोस्थली। इस कारण से ये कौन सा ताल वृक्ष मंदिर प्रसिद्ध है। कहाँ पे है? तो ये है अपना सरिस्का अभयारण्य के अंदर है। कोई दिक्कत समस्या बताओ यहां तक? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बड़ा ही मतलब सिंपल चीजें हैं। आप जाओगे कहीं कि है क्या अभयारण्य के अंदर, कुछ नहीं है। बड़ी ही सिंपल चीजें आपको याद रखनी है। आपको जैसे कला संस्कृति के जो टॉपिक आते हैं, कहाँ पे हैं? तो अलवर में है। अलवर में कौन सा अभयारण्य है? तो सरिस्का अभयारण्य है। तो वहीं पर कुछ न कुछ आसपास क्षेत्र आपको मिल जाएंगे। यानी कि कहाँ है इस अभयारण्य के अंदर, कहाँ है? तो अलवर में है तो कोटपुतली बहरोड के अंदर है। तो कोटपुतली बहरोड और अलवर के जो क्षेत्र हैं जो इसके अंदर आते हैं, तो वो कौन कौन से? बस वही तो याद रखने, और कुछ है ही नहीं इसके अंदर। तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे देखो। सरिस्का ए अभयारण्य, सरिस्का ए अभयारण्य, वो सरिस्का था और सरिस्का ए अभयारण्य है। ये बात ध्यान रखनी है आपने। अलवर, अलवर में पाया जाता है, इंपॉर्टेंट कर लेना। एक अलवर में स्थापना 20 जून 2012 को की गई थी। क्षेत्रफल 3.01 वर्ग किलोमीटर। ये है राज्य सबसे छोटा अभयारण्य, सबसे छोटा अभयारण्य। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा? सरिस्का ए अभयारण्य है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से ये ध्यान रखना। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से 3.01 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में कौन सा आ जाएगा? उसके बाद में सज्जनगढ़ अभयारण्य। सज्जनगढ़ अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा छोटा है। ये क्या है? दूसरा छोटा। तो ये सज्जनगढ़, आपको ये ध्यान रखना है। आपको जो ऑप्शन आए, जैसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, ऑप्शन के अंदर आपका सरिस्का ए न मिले तो कौन सा हो जाएगा? सज्जनगढ़ हो जाएगा। ठीक है, तो पहला सरिस्का ए हो गया, दूसरा सज्जनगढ़ हो गया, तीसरा कौन सा हो जाएगा? तालचापर वाला हो जाएगा। ठीक है, अपना तालचापर जो नीचे है, जो उदयपुर में है, कोई दिक्कत नहीं। क्षेत्रफल 5.02, 5.2 वर्ग किलोमीटर है। 5.2 वर्ग किलोमीटर है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, ये प्रथम जैविक उद्यान है, राजस्थान का प्रथम है जैविक उद्यान है। प्रथम जैविक उद्यान है, कोई दिक्कत नहीं है। नीलगाय व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। नीलगाय व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। अगर बात की जाए इसके अलावा भी चित्तल मिलता है, चिंकारा मिलता है, चित्तल, चिंकारा, तो ये सारी चीजें यहाँ मिलेगी आपको। चित्तल, चिंकारा, ये चीजें भी आपको साथ साथ में मिलेगी यहाँ पे। ठीक है, नीलगाय लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध, चित्तल व चिंकारा के लिए भी यही जो अभयारण्य है प्रसिद्ध है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो ये जो सज्जनगढ़ अभयारण्य है, मेवाड़ के शासकों का शिकार रह रहा है। ठीक है, मेवाड़, मेवाड़ के शासकों का शिकारगा। ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है अपने आप में। ठीक है, इसके अंदर सज्जनगढ़ अभयारण्य है तो यहाँ पर एक किला भी होगा। कौन सा? सज्जनगढ़ किला। कौन सा किला हो जाएगा? सज्जनगढ़ किला। कौन सा किला? सज्जनगढ़ किला। कौन सी पहाड़ी पे है सज्जनगढ़ किला? तो कौन सी पहाड़ी पे ये पूछ दिया जाए तो बासंद्रा पहाड़ी पे है। ठीक है, बासंद्रा पहाड़ी पर ये चीजें हो जाएगी। ये है सज्जनगढ़ अभयारण्य के बारे में। सज्जनगढ़ अभयारण्य अपने आप में इंपॉर्टेंट है क्योंकि दूसरा छोटा, सबसे छोटा अभयारण्य है। पूछा जा सकता है अगर सरिस्का ए अभयारण्य वहां पर नहीं है मौजूद तो कौन सा हो जाएगा? अपना सज्जनगढ़ अभयारण्य हो जाएगा। ठीक है, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, जो प्रथम जैविक उद्यान है राजस्थान का। क्या है? राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान है। नीलगाय व लोमड़ी के लिए प्रसिद्ध है। चित्तल व चिंकारा भी यहाँ पर पाए जाते हैं। मेवाड़ के शासकों का शिकारगाह है। और सज्जनगढ़ किला भी यहीं पर है जो बासंद्रा पहाड़ी पर है अपना। ठीक है, इसके अलावा ताल छापरा अभयारण्य, ताल छापरा अभयारण्य है कहाँ पे? तो पूछ दिया जाए तो ये है आपका चूरू में। कहाँ है? चूरू में है। कहाँ है? चूरू में। काले हिरणों की शरण स्थली है। काले हिरणों की शरण स्थली है, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट बात है कि काले हिरणों की शरण स्थली कौन सा अभयारण्य है? तो ताल छापर अभयारण्य हो जाएगा। इसके अलावा कुरंजा पक्षी व क्रोमेन पक्षी, क्रोमेन क्रेन जो पक्षी है के लिए प्रसिद्ध है। कुरंजा पक्षी और क्रोमेन क्रेन के लिए प्रसिद्ध है। तो वो कौन सा अभयारण्य? ताल छापर अभयारण्य है। ये एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभयारण्य है। एशिया का सबसे बड़ा, क्या है? एशिया का सबसे बड़ा कृष्ण मृग अभयारण्य तो कौन सा है? यही है, ताल छापर अभयारण्य है। ठीक है, और तीसरा सबसे छोटा अभयारण्य, ये भी आपको बताया था मैंने अभी,
तीसरा सबसे छोटा अभ्यारण्य। ये चीज भी साथ साथ के अंदर हो जाएगी आपकी। कुरंजा पक्षी आते हैं, कुरंजा पक्षी कहाँ से आते हैं, तो ये पूछ लिया जाएगा। कुरंजा पक्षी आते कहाँ से हैं, ये पूछ लिया जाए तो ये आपका हो जाएगा कि ये आते हैं जो पामीर के पठार है, पामीर का पठार और उत्तरी अफ्रीका से, उत्तरी अफ्रीका से। कौन? कुरंजा पक्षी आते हैं जो कहां से, ताल छापर अभ्यारण्य के अंदर आते हैं। कोई दिक्कत समस्या यहां तक बताओ? सज्जनगढ़ हो गया, ताल छापर हो गया, बड़े इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बनता है, क्वेश्चन बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। सीधा आएगा, और सीधा आएगा तो आपको सीधा, आपको केवल आंसर की तरफ ही जाना है और कहीं नहीं जाना, कहीं नहीं भटकना। या फिर आपको मिलान वाले दे दिया जाएगा कि ये अभ्यारण्य कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, ये कहाँ। अगर पढ़ा हुआ होगा एक बार पढ़ लो, पढ़ने के बाद सिंपल लगेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्या नहीं आएगी। दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य, दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य के अंदर आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको पता है दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये मुकुंदरा हिल्स जो राष्ट्रीय उद्यान है उसके अंदर आता है। ठीक है, कोटा व झालावाड़ के अंदर स्थापना 1 नवंबर 1955 के। ये राष्ट्रीय उद्यान व बाघ परियोजना का हिस्सा है ये अभ्यारण्य, ये इंपॉर्टेंट कर लेना बात। ये जो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान व बाघ परियोजना का क्या है, हिस्सा है। पूछा जा सकता है दोनों का हिस्सा, राष्ट्रीय उद्यान का भी और बाघ परियोजना का भी हिस्सा। कौन सा अभ्यारण्य है, तो दर्रा वन्य जीव अभ्यारण्य है अपना। इसके अलावा आगे देखो, आगे क्या हो जाएगा, आगे है कुंभलगढ़ अभ्यारण्य। कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजसमंद, पाली, उदयपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर। अगर पूछ लिया जाए कि राजसमंद, पाली, उदयपुर, राजसमंद, पाली, उदयपुर, इसके अंदर भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। ये क्या है, भेड़ियों की प्रजनन स्थली है। इसके अलावा ये लोमड़ियों की भी प्रजनन स्थली है, भेड़ियों की भी है, इसके अलावा लोमड़ियों की भी प्रजनन स्थली भी यही है। चंदन के वृक्षों के लिए, चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। चंदन के वृक्ष आपको पता है कहाँ है, राजसमंद में पाए जाते हैं, नाथ द्वारा। ठीक है, चंदन के वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है, एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है। चौसिंगा जो क्या है, हिरण है। इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, तो स्थानीय भाषा में कहते हैं भेड़ल, भेड़ल भी कह सकते हैं, घंटेल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भेड़ल भी कह सकते हैं, घंटेल भी कह सकते हैं, जो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर कहते हैं। सीता माता अभ्यारण्य के अंदर ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, भेड़ल या घंटेल। ठीक है, तो एंटीलोप प्रजाति का क्या पाया जाता है, चौसिंगा पाया जाता है। इसके अलावा रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर के बारे में आपने जब कला संस्कृति का टॉपिक आएगा उसके अंदर इंपॉर्टेंट हो जाता है अपना रणकपुर जैन मंदिर। तो रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पाया जाता है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर पाया जाता है। कोई दिक्कत समस्या बताओ? इसके अंदर कुंभलगढ़ किला भी है, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर कुंभलगढ़ किला, कुंभलगढ़ किला महाराणा प्रताप की जन्मस्थली, पता है आपको? महाराणा प्रताप की क्या है, ये जन्मस्थली है। जो कुंभलगढ़ किला कहाँ पे, यहीं पे है। बनास, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बनास व साबरमती, साबरमती नदियों का उद्गम होता है, नदियों का उद्गम होता है। एक तो बनास नदी तो किसमें जल अपना उड़ेलती है, तो अपना जल गिराती है, तो वो अपना बंगाल की खाड़ी के अंदर। अगर बात करें साबरमती नदी, तो साबरमती नदी अब अरब सागर के अंदर, यानी कि दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो बनास और साबरमती नदियों का उद्गम इसी अभ्यारण्य से होता है, और दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। तो कुंभलगढ़ अभ्यारण्य से होता है। राजसमंद, पाली, उदयपुर के अंदर है। भेड़ियों की प्रजनन स्थली है, लोमड़ियों की भी प्रजनन स्थली है, चंदन के वनों के लिए प्रसिद्ध है। एंटीलोप प्रजाति का चौसिंगा पाया जाता है। रणकपुर जैन मंदिर ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखो, ये चीजें हो गई। आगे है रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य। रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है, ये किसके नाम पर है, कर्नल जेम्स टोड के नाम पे, कर्नल जेम्स टोड, टोड के नाम पर, कर्नल जेम्स टोड के नाम पर कौन सा अभ्यारण्य है, तो रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है। ये एकमात्र अभ्यारण्य जो 3 संभागों के अंदर है, 3 संभाग यानी ब्यावर, पाली, राजसमंद, यानी कि अजमेर, पाली और अपना तीसरा कौन सा हो जाएगा, उदयपुर। अजमेर, पाली व उदयपुर, ये 3 संभाग है। 3 संभागों के अंदर क्या है, ये अभ्यारण्य विस्तृत है, फैला हुआ है। रींछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध, रींछ व जरखों के लिए प्रसिद्ध है, ये इंपॉर्टेंट करना।
कि रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रींस व जरखों के लिए प्रसिद्ध है। इसी के अंदर इसी अभ्यारण्य के एक अंदर झरना है भीलबेरी झरना, ये इंपॉर्टेंट करना, भीलबेरी झरना, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कौन से अभ्यारण्य के अंदर है, तो भीलबेरी झरना रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर आता है। ब्यावरपाली राजसमंद यानी कि 3 संभागों के अंदर हो जाता है, 3 जिलों के अंदर है। तो इसके अलावा कर्नल जेम्स टोड के नाम पर रींस व जरखों के लिए प्रसिद्ध, रींस हो जाएगा। फिर जरखा, जरखा किसको कहते हैं, जरखा होता है जो बाघ कुत्ता, एक होता है बाघ होता है, कुत्ता होता है, और शेर, शेर बाघ वह आपको बता देता हूँ। जरख, जरख किसको कहते हैं, जरख होता है बाघ, शेर वह कुत्ता, या फिर लिख सकते हैं कुत्ते की मिक्स ब्रीड, मिक्स ब्रीड, बाघ शेर व कुत्ते की मिक्स ब्रीड होती है। ये बड़ा ही खतरनाक होता है दिखने में, यानी कि इसका मुंह किसके, यानी कुत्ते के समान, मतलब मतलब जो उसका शरीर क्या करती है तो कुत्ते जैसे लगता है, लेकिन कुत्ते से क्या होता है, बड़ा होता है, और आगे से मुंह लगता है जैसे शेर या बाघ जैसा हो। यानी कि बाघ शेर व कुत्ते की मिक्स ब्रीड होती है, खतरनाक होता है, दांत बड़े 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 होते हैं इसके, ठीक है, खतरनाक होता है एक प्रकार से, देखने में खतरनाक लगता है ये। तो जर्क होता है, रेंज व जर्कों के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। तो कौन सा, रावली टोडगढ़ अभयारण्य। यहाँ पर महाराणा प्रताप का एक विजय स्मारक है, क्या है, महाराणा प्रताप का विजय स्मारक कहाँ पे है, बताओ। दिवेर, दिवेर का यूज आपको पता है, तो दिवेर में है। तो दिवेर कहाँ पे है, यहीं पे है, किसमें, रावली टोडगढ़ अभ्यारण्य के अंदर आता है ये, ठीक है। आगे देखो, आगे रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है कहाँ पे, बूंदी कोटा झालावाड़। पहली प्राथमिकता देनी है बूंदी को, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप में, क्योंकि क्वेश्चन बनता है यहाँ से। राजस्थान का चौथा व देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा है, राजस्थान का तो चौथा और देश का 52वां टाइगर रिजर्व कौन सा, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य है। अगर चौथा जो राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व में शामिल किया, कब किया गया, तो 16 मई 2022 को। कब किया गया, 16 मई 2022 को, आपको बताया है मैंने, 2022 को शामिल किया गया, 16 मई 2022 को। अजगर की क्या है, शरण स्थली है ये, अजगर की शरण स्थली है। धोकड़ा प्रजाति के वन पाए जाते हैं, धोकड़ा प्रजाति के वन है। रणथंभौर के बागों का क्या है, जच्चागर है। रणथंभौर के बागों का जच्चागर किसको कहते हैं, तो रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को कहते हैं। इसके अंदर कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको बता दिया। बाकी रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य आपको करवाया हुआ है किसके अंदर, टाइगर रिजर्व के अंदर। तो बूंदी कोटा झालावाड़ मुख्य रूप से आप किसको प्राथमिकता दोगे, तो मुख्य रूप से बूंदी को प्राथमिकता देनी। राजस्थान का चौथा है वह देश का 52वां टाइगर रिजर्व है, कब, तो 16 मई 2022 को। अजगर की शरण स्थली है, धोकड़ा प्रजाति के वन है, रणथंभौर के बागों का जच्चागर है। एक मेज नदी भी यहीं से गुजरती है, ठीक है, मेज नदी, मेज नदी भी यहीं से गुजरती है। आगे देखो, आगे माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है, माउंट आबू के अंदर। या माउंट आबू कहाँ है, सिरोही के अंदर है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। क्यों, कि पहाड़ी पर स्थित अभ्यारण्य है, तो सर्वाधिक ऊंचाई पर है ये, सर्वाधिक ऊंचाई पर, सर्वाधिक ऊंचाई पर कौन सा अभ्यारण्य है, तो ये माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य हो जाएगा आपका। फिर देखो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो ये देखो, ये अपने बात में इंपॉर्टेंट चीज हो जाएगी, सारी की सारी इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन छपेगा। तो छपेगा तो जंगली मुर्गों के लिए, यूबले, यूबलेफेरिस छिपकली, छिपकली के लिए, डिक्लिप्टेरा अबुएंसिस घास के लिए प्रसिद्ध है। जो वनस्पति पाई जाती है, आपको मैंने बताया था वनस्पति के अंदर भी कि जो डिक्लिप्टेरा अबुएंसिस घास के लिए ये क्या है, प्रसिद्ध है। और इसके अलावा कौन सी सर्वाधिक ऊंचाई पर हो गया, इसके अलावा एक चीज हो रहा है इसके अंदर लिख लो कि 100 से अधिक, क्या है, 100 से अधिक दुर्लभ प्रकार के, या फिर कह सकते हैं दुर्लभ प्रजाति के, दुर्लभ प्रजाति के वन्य जीव, वन्य जीव पाए जाते हैं। 100 से अधिक प्रकार के पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, 100 से अधिक प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं, कहाँ पे, इसी माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में। क्वेश्चन छपने वाला क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट करना, आने वाले एग्जामों के अंदर आपको देखने को मिलेगा, पक्का देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर देखो सीता माता अभ्यारण्य, सीता माता अभ्यारण्य आपको पता है मुख्य रूप से है आपका प्रतापगढ़ के अंदर, कहाँ है,
सीता माता अभ्यारण्य मुख्य रूप से प्रतापगढ़ के अंदर है। इसके अलावा चित्तौड़गढ़, उदयपुर और सलुम्बर के अंदर भी विस्तृत है। मुख्य रूप से पूछ लिया जाए तो सीता माता अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो यही प्रतापगढ़ के अंदर है। चित्तल की शरणस्थली है। चित्तल, चित्तल क्या है? चित्तल क्या है? एक प्रकार का हिरण है। चित्तल क्या है? एक प्रकार का हिरण है, आपको पता है। उड़न गिलहरी का स्वर्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना। उड़न गिलहरी का स्वर्ग कौन सा अभ्यारण्य है? तो सीता माता अभ्यारण्य है, ध्यान रखना। बेडल घंटेल की शरणस्थली है, जो क्या है? चौसिंगा। एंटीलोप प्रजाति का जो चौसिंगा है वही है ये, क्या? ठीक है, चौसिंगा। एक जो हिरण है, चौसिंगा हिरण है, जो 4 सिंग होते हैं जिसके, वही है, जिसको क्या कहते हैं? भेड़ल व घंटेल कहते हैं स्थानीय भाषा के अंदर। कहाँ पे? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर कहते हैं। ठीक है। सागवान के वन पाए जाते हैं इसी अभ्यारण्य के अंदर। क्या पाए जाते हैं? सागवान के वन पाए जाते हैं इसी अभ्यारण्य के अंदर। ये पाए जाते हैं ये सागवान के अंदर वन। ठीक है, कहाँ पे? इसी अभ्यारण्य में, सीतावान। ठीक है, सीसा यानी कि से याद हो जाएगा आपका। सागवान के वन कौन से अभ्यारण्य में? सीता माता अभ्यारण्य में पाए जाते हैं। लवकुश नामक 2 झरने हैं। लवकुश नामक 2 झरने हैं जो ठंडे व गर्म पानी के झरने, ठंडे व गर्म पानी के झरने, गर्म पानी के झरने हैं ये। ठंडे व गर्म पानी के झरने या प्राकृतिक झरने हैं। तो लवकुश नामक 2 झरने कौन से अभ्यारण्य के अंदर है? तो आपको पता होना, लवकुश तो कहाँ है? लवकुश कहाँ रहेंगे? जहां सीता होगी तो सीता माता अभ्यारण्य के अंदर ही लवकुश झरने होंगे। लवकुश नामक 2 झरने, ठंडे व गर्म पानी के प्राकृतिक झरने, ये भी ध्यान में रखने योग्य बात है। प्रतापगढ़ में मुख्य रूप से चित्तल की शरणस्थली, उड़न, ये चीजें हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। भेड़ल कंटेल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा आप बात करें तो यहाँ पर सर्वाधिक, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य है। सर्वाधिक जैव विविधता वाला अभ्यारण्य इसी अभ्यारण्य के अंदर आपको देखने को मिलेगी। सर्वाधिक जैव विविधता यहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पर जाखम बांध है, आपको पता है जाखम बांध प्रतापगढ़ के अंदर। जाखम बांध कहाँ है? प्रतापगढ़ के अंदर है, तो इसी अभ्यारण्य के अंदर जाखम बांध आ जाएगा। इसके अलावा सीता माता मंदिर है, सीता माता मंदिर है, जो मेला भरता है यहाँ पे। मेला भी भरता है। मेला कब भरता है? तो ज्येष्ठ ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है। कब भरता है? ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, ये भी ध्यान रखनी है आपको बात। कहाँ है? सीता माता अभ्यारण्य के अंदर है। कौन सा? सीता माता मंदिर है। ठीक है, कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक बताओ? कोई दिक्कत नहीं। सर्वाधिक जैव विविधता जाखम बांध है, सीता माता मंदिर है। सीता माता मंदिर मेला भी भरता है। मेला कब भरता है? तो ज्येष्ठ अमावस्या को भरता है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, आगे है फुलवारी की नाल अभ्यारण्य। फुलवारी की नाल अभ्यारण्य कहाँ है? तो उदयपुर के अंदर है। महाराणा प्रताप की कर्म स्थली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कर्म स्थली। देश का प्रथम ह्यूमन एनोटॉमी पार्क यही स्थित है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। देश का प्रथम ह्यूमन एनोटॉमी पार्क कहाँ स्थित है? तो वही फुलवारी की नाल अभ्यारण्य उदयपुर के अंदर स्थित है। मानसी वाकल नदी का उद्गम भी इसी से होता है। ये तो बार बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट कर लेना। और आने वाले एग्जाम के अंदर और भी देखने को मिलेंगे। मानसी वाकल नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? तो फुलवारी की नाल अभ्यारण्य से होता है। देश का पहला ह्यूमन एनाटॉमी पार्क यही स्थित है। इसके अलावा अगर यहाँ पे बात करें फुलवारी की नाल जो अभ्यारण्य है, इसके अंदर औषधि पाई जाती है। तो औषधि वो कौन कौन सी औषधि है? तो सफेद मुसली। कौन कौन सी है? सफेद मुसली, ब्राह्मी, ब्राह्मी व चिरमी, ये औषधि पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ये सारी की सारी क्या है? ये है आपकी औषधि। कौन से अभ्यारण्य के अंदर है? तो सीता माता नहीं, फुलवारी की नाल अभ्यारण्य के अंदर। कौन से अभ्यारण्य में? फुलवारी की नाल अभ्यारण्य में हो जाएगा। कोई दिक्कत समस्या यहां तक कोई बताओ? नहीं। आगे देखो, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य। जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ होगा? जयसमंद पहले उदयपुर में था, लेकिन अब कहाँ पे आ गया? चेंज होगी जगह, तो सलूम्बर जिला हो गया। बघेरों का आश्रय स्थल है ये। क्या है? बघेरों का आश्रय स्थल है। उपनाम है इसका जलचरों की बस्ती। और कुछ इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन कौन सी और चीजें हैं। तो लसाड़िया का पठार है। क्या है? लसाड़िया का पठार। लसाड़िया का पठार इसी अभ्यारण्य के अंदर आता है। अगर बात करें ये जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो जयसमंद झील, झील के आसपास है ये। जयसमंद झील के आसपास अभ्यारण्य कौन सा है? तो यही जयसमंद झील, जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य है। जयसमंद झील के आसपास है, लसाड़िया पठार है, और यहीं पर रूठी रानी का महल भी है। रूठी रानी का महल कहाँ पे? जयसमंद वन्य जीव अभ्यारण्य में। आगे देखो, जवाहर सागर अभ्यारण्य है। कोटा मुख्य रूप से कहाँ आएगा?
कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़, कोटा बूंदी चित्तौड़गढ़, ये जलीय अभयारण्य है। क्या है? जलीय अभयारण्य, कोई दिक्कत नहीं। उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान, उत्तर भारत का प्रथम सर्प उद्यान, मैंने दूसरा सर्प उद्यान, पहला ये राजस्थान का हो गया, उत्तर भारत का भी हो गया और राजस्थान का भी हो गया, तो फिर राजस्थान का दूसरा सर्प उद्यान कौन सा है? तो मैंने बताया था, कौन सा? बताओ जल्दी से बताओ। मैंने कहा था, कल ही कहा था कि आपको कमेंट में बताना है, कमेंट में बताया नहीं था आपने शायद, लेकिन आपको बताना चाहिए क्योंकि आप पढ़ रहे हो इतनी, अगर तैयारी है आपकी तो पढ़ तो रही हो ना कम से कम, अगर नहीं पढ़ रही हो तो फिर आपको टेंशन लेने की जरूरत है। तो प्रथम है ये आपका जवाहर सागर अभ्यारण्य और दूसरा है आपका केवलादेव है, तो ठीक है, केवलादेव वाला, केवलादेव घना पक्षी विहार है जो को राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो केवलादेव वाला हो जाएगा। फिर है घड़ियालों का प्रजनन केंद्र, भी इसी अभ्यारण्य को कहा जाता है। घड़ियालों का प्रजनन केंद्र क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जलीय अभ्यारण्य, क्या है? जलीय अभ्यारण्य, घड़ियालों का प्रजनन केंद्र। तो कौन सा अभ्यारण्य हो जाएगा? जवाहर सागर अभ्यारण्य हो जाएगा। इसी से चंबल नदी भी गुजरती है, चंबल नदी गुजरती है इसी से। कौन सी नदी? चंबल नदी, इसी जवाहर सागर। तो आपको जवाहर सागर बांध भी याद होना चाहिए कि जवाहर सागर बांध भी कहाँ है, तो यही है, तो जवाहर सागर बांध हो जाएगा। देखो, आपको पता होना चाहिए कि आपको पता है कि जवाहर सागर अभ्यारण्य में से अगर नदी गुजरती है तो नदी गुजरती कौन सी है? तो चंबल, तो चंबल नदी पर बांध कौन सा है? जवाहर सागर बांध भी है और कोटा बैराज भी है। कौन सा है? कोटा बैराज भी है। कौन सा है? कोटा बैराज भी है, ठीक है। इसके अलावा बात करें, दो मंदिर है इंपोर्टेंट, कौन कौन से हैं? एक तो गरड़िया महादेव का मंदिर और गेपर नाथ का मंदिर, ठीक है। गर, महादेव मंदिर और एक गेपरनाथ, दोनों ही प्रसिद्ध मंदिर हैं ये दोनों, ठीक है, याद रखना, कोई दिक्कत? तो गडरिया महादेव मंदिर है, ये बूंदी के अंदर है। कहाँ है? बूंदी के अंदर है, ये भी ध्यान रखना। तो जवाहर सागर अभ्यारण्य कहाँ पे है? मुख्य रूप से कोटा है, लेकिन बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी क्या है? ये विस्तृत है, ये बूंदी और चित्तौड़गढ़ के अंदर भी विस्तृत है। जसवंत हो गया, जवाहर सागर हो गया, इसके बाद में हम चर्चा करेंगे आगे। आगे है अपना नाहरगढ़ अभ्यारण्य। नाहरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पे है? जयपुर के अंदर है। जयपुर में है, राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है नाहरगढ़ अभ्यारण्य, जयपुर के अंदर है, राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है, देश का तीसरा बी रेस्क्यू सेंटर है। बी रेस्क्यू सेंटर कहते हैं भालू बचाव के अंदर, भालू बचाव के अंदर, बी रेस्क्यू सेंटर भालू बचाव के अंदर, देश का तीसरा बी रेस्क्यू सेंटर कहाँ पे है? यहीं पे। हमें पहला दूसरा नहीं जाना है क्योंकि देश का है, तीसरा है तो राजस्थान का प्रथम हो जाएगा। नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर के अंदर है, राजस्थान का तीसरा जैविक उद्यान है और देश का तीसरा बी रेस्क्यू सेंटर भी है, जिसको भालू बचाओ केंद्र भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भालू बचाओ केंद्र जिसको कहते हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे एलिफेंट सफारी भी शुरू की गई थी, एलिफेंट सफारी कब से शुरू की गई? तो 2006 से शुरू की गई। एक अम्बानी शाह नाले का उद्गम भी होता है, इंपॉर्टेंट है जो, किससे होता है? तो नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर से होता है। कहाँ से होता है? नाहरगढ़ अभ्यारण्य जयपुर से इसका उद्गम होता है। किसका? अमानी शाह नाले का उद्गम होता है जो, ठीक है। इसके अलावा बताओ इंपॉर्टेंट चीज इसके अंदर और कुछ नहीं है। आगे देखो, जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य पहले जयपुर में आता था, लेकिन अब जयपुर ग्रामीण के अंदर आ गया। जयपुर का पुराना शिकारगाह है ये, ठीक है। जमुआई माता का मंदिर भी यही है, कहाँ पे? जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य में। यहाँ पे रामगढ़ बांध भी है, जमुआ रामगढ़ है तो रामगढ़ बांध भी हो जाएगा, रामगढ़ बांध भी हो जाएगा, धोंक के वन भी हो जाएंगे, धोंक वन के लिए भी प्रसिद्ध है ये अभ्यारण्य। जमुआ रामगढ़, रामगढ़ बांध के लिए, धोंक वनों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप बात करें, जमुआई माता का मंदिर है, लंगूर के लिए भी प्रसिद्ध है ये, नीलगाय व लंगूर दोनों कर लेना, नीलगाय व लंगूर के लिए प्रसिद्ध है, के लिए प्रसिद्ध। रामगढ़ बांध, धोंकवन, नीलगाय व लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। जयपुर का पुराना शिकारगाह है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा अपने आप में। जयपुर का पुराना शिकारगाह है, जमुआई माता का मंदिर यहीं पे है। ओके, चलें आगे। आगे देखो, आगे हो जाएगा भैंस रोड गढ़ अभ्यारण्य। भैंस रोड गढ़ अभ्यारण्य है चित्तौड़गढ़ के अंदर। कहाँ पे है?
चित्तौड़गढ़ के अंदर, तो इंपॉर्टेंट हो जाएगी अपने आप में। घड़ियालों की पसंद, इसका क्या है, ये उपनाम है। घड़ियालों की पसंद क्या है, उपनाम है। चंबल व बामनी नदियों का संगम यही इसी में होता है। चंबल व बामनी नदी का संगम होता है, यानी कि मिलती है एक प्रकार से। बामनी नदी किस में मिलती है, चंबल नदी में मिलती है। तो कहाँ पे मिलती है, इसी भैंसरोडगढ़ अभयारण्य में मिलती है। अगर पूछ लिया जाए ये जो भैंसकोट अभयारण्य है कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर है, कोई दिक्कत नहीं। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, बांध के आसपास है ये। इसी भैंसरोडगढ़ अभयारण्य के अंदर चूलिया जलप्रपात है। चूलिया जलप्रपात किस पर है, चंबल नदी पे। कितना मीटर ऊंचा है, 18 मीटर ऊंचा है ये जो, ठीक है। 18 मीटर क्या है, ऊंचा है। अगर बात करें यहाँ पे ग्रेनाइट, ग्रेनाइट और सैंडस्टोन, इसके अलावा क्वार्टजाइट, चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है ये। कौन सा अभयारण्य, भैंसरोडगढ़ अभयारण्य, ठीक है। ये चीजें हो जाएगी। फिर अपने देखते हैं बस्सी वन्यजीव अभयारण्य। बस्सी वन्यजीव अभयारण्य ये भी कहाँ है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जंगली बाघों के लिए विचरण हेतु प्रसिद्ध है। जंगली बाघ क्या करते हैं यहाँ पे, विचरण करते हैं। बस्सी भी, भैंसरोडगढ़ भी और बस्सी दोनों कहाँ पे है, तो दोनों के दोनों कहाँ पे, चित्तौड़गढ़ के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अगर इसके उपनाम की बात की जाए तो चित्तल की चहल पहल, चित्तल की चहल पहल के उपनाम से भी ये प्रसिद्ध है। चित्तल की चहल पहल उपनाम से भी प्रसिद्ध अभयारण्य कौन सा, तो बस्सी वन्य जीव अभयारण्य। कौन सा, बस्सी वन्य जीव अभयारण्य चित्तौड़गढ़ के अंदर है। कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ओराई व ब्राह्मणी नदी, ओराई व ब्राह्मणी या फिर बामणी कह सकते हैं। ओराई व बामणी नदी, नदियों का उद्गम होता है, का क्या होता है, उद्गम होता है इसी बस्सी वन्यजीव अभयारण्य से। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। जंगली बाघों के विचरण हेतु प्रसिद्ध है। चित्तल की चहल पहल और ब्राह्मणी नदियों का क्या होता है, उद्गम होता है बस्सी वन्यजीव अभयारण्य से। कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए यहाँ तक। आगे देखो, आगे है बंद बारेठा। बंद बारेठा अभयारण्य भरतपुर के अंदर है। और ये बंद बारेठा नाम ही पड़ा था बारेठा झील के कारण। क्या नाम पड़ा था, बारेठा झील के कारण इसका बंद बारेठा नाम पड़ा था। उपनाम है परिंदों का घर, परिंदों का घर। आपको पता है अभयारण्य केवलादेव वन्य जीव अभयारण्य है, उसी के आसपास का अभयारण्य। तो परिंदों का घर भी किसको कहा जा सकता है, बंद बारेठा अभयारण्य को कहा जा सकता है। जरखों के लिए प्रसिद्ध है। जरख मैंने बताए थे कि कुत्ता, शेर व बाघ की जो मिक्स ब्रीड होती है उसको जरख कहते हैं, जो बड़ा खूंखार होता है अपने आप में, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर और कुछ नहीं। केला देवी अभयारण्य, केला देवी अभयारण्य करौली में है, मुख्य रूप से कहाँ है, करौली में। इसके अलावा सवाई माधोपुर में आपको देखने को मिलेगा। और इसी केला देवी अभयारण्य को क्या कह सकते हैं, डांग लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डांग लैंड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, डांग लैंड भी कह सकते हैं। इसके अंदर बात करें तो केला देवी अभयारण्य के अंदर धोंक वनों की क्या है, दिखता है, धोंक वन, धोंक वनों की क्या है, अधिकता है। इसके अलावा शेरगढ़ अभयारण्य की बात करें तो शेरगढ़ अभयारण्य 12 के अंदर है। कहाँ है, 12 के अंदर है। सांपों की शरण स्थली कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है अपने आप में। सांपों की शरण स्थली किसको कहा जाता है, तो शेरगढ़ अभयारण्य को कहा जाता है। शेरगढ़ अभयारण्य 12 के अंदर पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट कर लेना। शेरगढ़ अभयारण्य है कहाँ पे, तो 12 में है। और सांपों की शरण स्थली भी इनको कहा जा सकता है। परवन नदी भी इससे गुजरती है, शेरगढ़ अभयारण्य से। हाँ, ये भी इंपॉर्टेंट है कि परवन नदी यहीं से गुजरती है। परवन नदी भी क्या है, यहीं से गुजरती है। बंद बारेठा, बारेठा झील के कारण नाम पड़ा था। केला देवी अभयारण्य, डांगलैंड भी जिसको कहा जा सकता है। शेरगढ़ अभयारण्य जिसको सांपों की शरण स्थली भी कहते हैं। और परवन नदी भी इंपॉर्टेंट है, ये परवन नदी भी यहीं से गुजरती है। अब देखो, ये छोटे छोटे अभयारण्य जहां से क्वेश्चन कम पुटअप होते हैं, लेकिन आपको ये तो पता होना चाहिए कि ये अभयारण्य है कहाँ पे, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है। आगे देखो, सवाई मान सिंह अभयारण्य कौन सा है, सवाई मान सिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर के अंदर है। सवाई मान सिंह अभयारण्य सवाई माधोपुर के अंदर है। इसके अंदर एक जो स्थल है चिड़िया खो, चिड़िया खो पहाड़ी है, चिड़िया खो पहाड़ी।
ये प्रसिद्ध है यहाँ की, किसकी, सवाई मानसिंह अभ्यारण्य की। सवाई माधोपुर अभ्यारण्य, सवाई माधोपुर के अंदर कोई दिक्कत समस्या नहीं आनी चाहिए आपको याद करने के अंदर लिए, ठीक है। अगर वन विहार अभ्यारण्य, वन विहार अभ्यारण्य ये धौलपुर के अंदर है। तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट कर लेना, ये तीनों के तीनों अभ्यारण्य इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसकी जगह पूछते हैं कि ये अभ्यारण्य है कहाँ पे। अगर पूछ दिया जाए वन विहार अभ्यारण्य, यहाँ पे एक जो राष्ट्रीय राजमार्ग है आगरा से धौलपुर, धौलपुर से मुंबई की ओर जाता है, तो वो है NH44 NH44 गुजरता है यहाँ से। क्या गुजरता है? NH44 गुजरता है, जो आगरा धौलपुर से मुंबई तक जाता है। केसर बाग अभ्यारण्य, केसर बाग अभ्यारण्य ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी धौलपुर के अंदर है। यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, मिलिट्री स्कूल चलता है यहाँ पे, मिलिट्री स्कूल। कौन सा चलता है? मिलिट्री स्कूल चलता है। फिर है रामसागर अभ्यारण्य, रामसागर अभ्यारण्य भी धौलपुर में है। ये तीनों इंपॉर्टेंट कर लेना, वन विहार, केसर बाग और रामसागर, ये तीनों को तीनों कहाँ पे है? धौलपुर के अंदर है। लेकिन इनके अंदर ज्यादा खास बातें नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी आपको एक दो बात जो मैंने बताई है, जैसे आगरा धौलपुर मुंबई NH44 जो है यहाँ से गुजरता है वन विहार से, और केसर बाग में चलता है, एक मिलिट्री स्कूल चलता है वो केसर बाग अभ्यारण्य में चलता है और धौलपुर में है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये है कहाँ पे, तो ये है अपना धौलपुर में ही मिलेंगे। कोई दिक्कत समस्या यहाँ तक बताओ? बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। ज़्यादा टाइम नहीं लिया है, मतलब आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत अगर आप इन पे ध्यान दोगे तो आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। तो ऐसी बात नहीं है कि आपको याद नहीं होगी, याद होगी, बिल्कुल याद होगी, और ज़बरदस्त तरीके से याद होगी। और एग्जाम के अंदर जैसे ही क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन आते ही आप उड़ा दोगे उसको। तो क्वेश्चनों को उड़ाना ही तो है, टिक करना है आपके, मतलब खोज। जैसे आंखें आपको देखेगी, आंख जाएगी सीधी कहाँ जाएगी? आपका मतलब उत्तर तलाशेगी। तो ऑप्शन के अंदर चारों ऑप्शन में से तो एक उत्तर होगा, तो सीधा उत्तर की तरफ जाओगे और कहीं नहीं जाना है। तो ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी चीज़ें। तो उम्मीद करता हूँ आपको बढ़िया कंटेंट मिल रहा है। तो कंटेंट हमारी तरफ से बेस्ट दिया जा रहा है, इसमें कोई कमी नहीं है, मैं बता देता हूँ। क्योंकि कई किताबों का सार इसके अंदर मिलाया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक किताब से, दो किताब से, कि नहीं नहीं, मतलब ऐसा सार जो देखे जा सकते हैं कि पिछले एग्जाम के अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन बने हैं और आगे किस प्रकार के बन सकते हैं, उनको साथ में लेके, और साथ साथ के अंदर आपको करवाया जा रहा है क्या, मतलब MCQ साथ साथ के अंदर करवाए जाए, प्रैक्टिस भी साथ साथ में आपकी हो रही है। और ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, आप चाहते हो कि आपका सिलेक्शन हो और सरकारी जो खजाना है उसके अंदर आपका भी हाथ हो, तो आपको तैयारी भयंकर रूप से करनी होगी, ज़बरदस्त तरीके से करनी होगी। तो उसके लिए तो आपको टेस्ट सीरीज वगैरह ज्वाइन करनी पड़ेगी, और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन डाउनलोड करने पड़ेगा, और वहीं पे आपको सारे नोट्स, टेस्ट सीरीज, क्वेश्चन, सब प्रैक्टिस, बढ़िया प्रैक्टिस होगी। ऐसी नहीं है प्रैक्टिस नहीं होगी, बढ़िया शानदार प्रैक्टिस होगी आपकी, ठीक है। और क्लास देखी उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और कमेंट बॉक्स के अंदर आपके कमेंट आने चाहिए, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।